अच्छा बच्चों, हम लोग हाइफी की बात कर रहे थे कि हाइफी हमारे पास क्या होते हैं, सेप्टेट हाइफी होते हैं, नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। जो सेप्टेट हाइफी होते हैं उनके दरमियान में सेप्टा होते हैं, ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं। जो नॉन सेप्टेट हाइफी होती है उसमें इस तरह की कोई ट्रांसवर्स वॉल्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसको सुइनोसाइटिक हाइफी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि एक हाइफी की डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और एक हाइफी की डिवीजन जो है ना, वो हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर रहे होते हैं कि हमारे पास ट्रू हाइफी होते हैं और हमारे पास सूडो हाइफी होते हैं। जो ट्रू हाइफी होते हैं वो सही वाले हाइफी होते हैं, यानी कि वो लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और जो सूडो हाइफी होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे ना इलोंगेशंस होती हैं, बहुत सारे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना वो इस तरह मिले हुए होते हैं और वो हाइफी की फॉर्म दे रहे होते हैं, हाइफी की शक्ल दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हाइफी नहीं होते। और ये जो है ना जस्ट हम एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे, कैंडिडा के अंदर। बाकी सूडो हाइफी हमने कहीं नहीं पढ़ने। लेकिन मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ बच्चे, ये देखें हमारे पास ये ट्रू हाइफी होता है जिसमें दरमियान में कोई कंस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सूडो हाइफी होते हैं जो कि बेसिकली सेल्स के जुड़ने से बने हुए होते हैं और इस तरह से हमारे पास यीस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये यीस्ट, सूडो हाइफी, हाइफी, मोल्ड, स्पोर्स, इन तमाम टर्म्स का जो है ना आप लोग इससे फेमिलियर होगे तो ही आपको आगे वाले चैप्टर्स की समझ आएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं बच्चे। आप लोगों को खुद भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि फंजाई और बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, नेचुरल डीकम्पोजर्स होते हैं। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पाए जाते हैं और वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि जो डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट्स होती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डीकम्पोज कर रही होती हैं। क्योंकि तमाम फंजाई को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स चाहिए होता है। तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मिलती हैं। आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया हुआ होगा कि अगर आप खासतौर पर जो लोग हॉस्टल रहते हैं कि बर्तन के अंदर थोड़ा सा खाना रह जाए या उसको आप ढक के रख दें बाहर गर्म एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो फौरन से ऊपर फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फंगस जो है ना वो बहुत बेस्ट ग्रो करती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है बच्चों, दैट इज कैंडिडा एल्बिकन्स। आई वांट कि आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, इस एक्सेप्शन को। इसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स। ये एक फंजाई होती है और ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर नहीं मिलती, बल्कि ये आपकी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा होती है। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में, स्किन में, वजाइना में, जीआईटी ट्रैक में ये नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये कैंडिडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम इसको चैप्टर नंबर 49 या 50 के अंदर जो है ना वो हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम थोड़ी सी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। बेसिकली कि जो फंजाई होती है ऑफ कोर्स वो हमारे पास बहुत सारी इन्फेक्शंस कॉज कर रही होती है, ह्यूमंस के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि फंगल इन्फेक्शंस का हम किस तरह से जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि हम फंगल इन्फेक्शंस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमारी बॉडी में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले होता है हमारे पास ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। अब ग्रैनुलोमा हम किसको बोल रहे होते हैं कि जब आपकी बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, उसको मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट ना कर पाए तो वो क्या करता है, ग्रैनुलोमा बना देता है। अब ग्रैनुलोमा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो आपके इम्यून सेल्स हैं, जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, जाइंट सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उस सब की एक कलेक्शन होती है। ठीक है, ये आप लोग जब टीवी पढ़ोगे इंशाल्लाह वहाँ पे भी आप ग्रैनुलोमा पढ़ोगे। इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर, मतलब माइकोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर बार बार आपको जो है ना वो ग्रैनुलोमा आएगा। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा जहन के अंदर रखना है कि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन क्या होता है। बेसिकली आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब आपके सेल्स वगैरह इसको पूरी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट ना कर सकें पैथोजन को, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको एक जगह पे इकट्ठा करके वॉल ऑफ कर देते हैं, खासतौर पर आपके लंग्स के अंदर। सो इस तरह से ये ग्रैनुलोमा बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होता है बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टी सेल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फंगल इन्फेक्शन को डिफेंड करने के अंदर। तो जिन लोगों के अंदर टी सेल्स की कमी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उनकी वीक होती है, तो उनके अंदर ये हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन डिसिमिनेट कर जाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास एक्यूट सेपरेशन। एक्यूट सेपरेशन क्या होती है बच्चों के, कुछ जो फंगल इन्फेक्शन होती हैं वो न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देती हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे पस बन जाते हैं, इसको फोड़े पड़ना कहते हैं, वो बन जाते हैं, वहाँ से पस लीक हो रही होती है। तो ये एक तरह का आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो गया, एक्यूट सेपरेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम टॉक्सिन, जिसके विरुलेंस फैक्टर की बात करें, तो फंजाई के अंदर जो विरुलेंस फैक्टर होते हैं वो एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन नहीं होते, यानी कि जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, तो इसके अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं है। रादर ये अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसको माइकोटॉक्सिन या एफ्लाटॉक्सिन। जब हम एस्परजीलस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आप इंशाल्लाह ये एफ्लाटॉक्सिन पढ़ेंगे। तो इसके जो विरुलेंस फैक्टर होते हैं वो इसी तरह के, मतलब अपने ही विरुलेंस फैक्टर होते हैं। कोई बैक्टीरिया वाले विरुलेंस फैक्टर इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने ज़्यादा कोई एंजाइम्स वगैरह नहीं होते। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ है जो बार बार यहाँ पे रिपीट होगी, दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट, विच इज टाइप 4।
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये हमारे पास बच्चों क्या होता है बेसिकली कि अगर एक इंसान को एक दफ़ा कोई फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है, ठीक है, कोई पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, कोई एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो मैंने आपको बताया कि टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, टी सेल्स उसको इरेडिकेट करते हैं। तो इसी तरह कुछ हमारे पास बच्चों मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं जो कि उस एंटीजन को याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक इन्फेक्शन है, लेट्स सपोज हिस्टोप्लाज्मोसिस आपको हुआ, हिस्टोप्लाज्मा एक फंजाई का नाम है, वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो गई, आप रिकवर भी हो गए, तो क्या होगा कि टी सेल्स उस इन्फेक्शन से निकलने में आपकी मदद करेंगे और कुछ मेमोरी टी सेल्स बन जाएंगे जो उस फंगल एंटीजन को याद करेंगे। उसके बाद अगर वो दोबारा आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए या खुद एंटर किया जाए, ठीक है, यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन देके अगर आप वही हिस्टोप्लाज्मिन जो है ना, हिस्टोप्लाज्मोसिस वाला जो एंटीजन है हिस्टोप्लाज्मिन, वो अगर आप किसी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें जिसको पहले ही वो इन्फेक्शन हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इंड्यूरेशन बन जाएगा, एक आप कह लें कि स्वेलिंग सी हो जाएगी 24 to 48 आवर्स के अंदर। और अगर वो इंड्यूरेशन या स्वेलिंग ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर होती है तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव स्किन टेस्ट है, यानी कि इससे हमें पता क्या चलता है बेसिकली कि इस बंदे का ऑलरेडी इस फंगल इन्फेक्शन से एक्सपोजर हो चुका है, ठीक है, ये बंदा ऑलरेडी इस इन्फेक्शन से एक्सपोज्ड हो चुका है। ये हमारे पास पॉजिटिव स्किन टेस्ट की निशानी होती है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली करके बच्चे आप लोगों को इस बात की समझ आई है ना। इस ये बेसिकली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट जिसके अंदर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। अगर अगर ये टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो हमें पता चल गया कि अच्छा इस बंदे का पहले ही एक्सपोजर हो चुका है फंगल एंटीजन से। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसकी क्या रीजन हो चुकी हैं कि इस बंदे को कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, ये एक पॉसिबल रीजन हो चुकी है। जैसे अगर मैं हूँ, मुझे कभी कोई फंगल एंटीजन नहीं हुई, कभी कभी कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हुई, तो मेरे अंदर अगर इंट्राडर्मली अगर मेरी स्किन के अंदर इंजेक्शन लगा के फंगल एंटीजन डाले जाएंगे तो मेरी बॉडी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी, कोई इंड्यूरेशन शो नहीं करेगी, मीन्स कि मैं नॉन एक्सपोज्ड हूँ, नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि एक बंदे के अंदर अगर नेगेटिव स्किन टेस्ट आ रहा है तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उसके अंदर डिसेमिनेटेड डिजीज है, यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शन पूरी तरह से स्प्रेड हो चुकी है, इन्फेक्शन अब लोकलाइज नहीं रही। अब उसके अंदर अगर एक्टिव डिसेमिनेटेड डिजीज है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है तो वो बंदे उस बंदे के अंदर टी सेल्स ही नहीं होंगे, इतने ज़्यादा टी सेल्स होंगे ही नहीं कि वो रिएक्शन शो कर सकें। जो सारे टी सेल्स होंगे वो कंज्यूम हो रहे होंगे क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है, तो वो ऑलरेडी एनर्जी की स्टेट में, उसके जो टी सेल्स हैं वो नॉर्मल काम ही नहीं कर रहे। ये डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन के अंदर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज हो इन्फेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल अगर कल ही मेरे अंदर एंटीजेंस आए हैं, ठीक है, और आज मैं स्किन टेस्ट कराती हूँ तो आज तो मेरा ऑफकोर्स स्किन टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि इतनी देर तो लगती है आपके टी सेल्स को रिस्पॉन्ड करने में। ये इसको जो है ना 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं इस टेस्ट को आने में, इवन 2 to 3 वीक्स भी लग सकते हैं। सो हम इसको कर क्यों रहे होते हैं, हम इसको डायग्नोसिस सपोर्ट के लिए कर रहे होते हैं। अगर पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो हमें यकीन हो जाता है कि फंगल एंटीजन से एक्सपोजर हुआ, एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए भी कर रहे होते हैं। बेसिकली हम जो है ना वो डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक्टिव डिजीज को जैसे मैंने बात की शो नहीं कर सकता कि किसी बंदे को अगर अभी अभी इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, कल ही उसके अंदर एंटीजन आए हैं, तो ऑफकोर्स उसके अंदर तो अभी स्किन टेस्ट नेगेटिव आएगा। सो ये जो है ना टेस्ट आपका बार बार आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देती हूँ। अच्छा, तो मैं एक दफ़ा जो है ना अब तक जो हमने पढ़ा है ना वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। बच्चों हम लोग फंजाई की बात करें जो कि यूकेरियोट्स होते हैं, इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन और बीटा ग्लूकन की, इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है एर्गोस्टिरोल की। टाइप ऑफ फंजाई की बात की है कि उसके दो तरह की फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ईस्ट की फॉर्म में भी होगा, सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग, मोल्ड्स की फॉर्म में होगा, ग्रो एज हाइफी, प्रोड्यूस स्पोर्स एंड स्पोर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन। फिर मैंने आपको हाइफी की फॉर्म्स बताई हैं, सेप्टेट हाइफी, नॉन सेप्टेट हाइफी, ट्रू हाइफी, स्यूडो हाइफी, मेटाबॉलिज्म बताया, एक्सेप्शन याद रखनी है, कैंडिडा एल्बिगेंस विच इज नॉर्मल फ्लोरा। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताइए कि रिस्पॉन्स टू फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो सकती है, एक्यूट सेपरेशन होती है, टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट क्या होता है कि एक दफ़ा जब आपके अंदर फंगल एंटीजेंस आता है तो आपके टी सेल्स उसको क्योर करने में हेल्प करते हैं, कुछ मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं जो कि याद रखते हैं उस एंटीजन को। फिर अगर वो एंटीजन दोबारा आपके अंदर इंजेक्ट किया जाए तो आपकी इंड्यूरेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है 24 to 48 आवर्स के अंदर, जो कि ये इस बात का आपको यकीन दिला रहा होता है कि अच्छा इस बंदे को पहले भी ये फंगल एंटीजन से एक्सपोजर हो चुका है। लेकिन नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट भी आ सकता है अगर तो वो बंदा नॉर्मल है, या फिर उस बंदे के अंदर डिसेमिनेटेड डिजीज है, या फिर उस बंदे को अभी अभी इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो लैब डायग्नोसिस हम लोग किस तरह से कर रहे होंगे बच्चों, हम इसके अंदर मेजरली सबके अंदर एक जैसी लैब डायग्नोसिस होगी। हम माइक्रोस्कोपी कर रहे होंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम स्पेसिमेन एग्जामिन कर रहे होंगे उसको हम KOH प्रिपरेशन के साथ ट्रीट करेंगे, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को स्किन का इन्फेक्शन है तो स्किन की स्क्रैपिंग्स लेंगे, स्किन के सेल्स लेंगे,
उसके अंदर 10% KOH डालेंगे। अब KOH हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो KOH जो होता है वो ह्यूमन सेल्स को और बाकी टिश्यूज़ को डिसॉल्व कर देता है, और बाकी जो फंजाई होती है वो इटसेल्फ रह जाती है। सो बाकी जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसको वो डिसॉल्व कर देगा, और हमें जो है ना वो फंगल की सेल वॉल्स आराम से नज़र आ जाएंगी। सो हमें इसके अंदर क्या क्या नज़र आता है, हमें यीस्ट सेल नज़र आएंगे, जिस तरह मैंने भी आपको दिखाए भी, यीस्ट सेल नज़र आएंगे, बडिंग यीस्ट नज़र आ सकती है, हाइफी नज़र आ सकती है, स्यूडो हाइफी नज़र आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम कल्चर कर रहे होते हैं। कल्चर के लिए जो स्टैंडर्ड मीडियम है वो सेबरॉड्स अगार है। फंजाई की एक बात यह है कि इसको इसके लैब डायग्नोसिस याद करना इस सूरत में आसान है कि इसके अंदर हम जस्ट सेबरॉड्स अगार यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह हम बैक्टीरिया में करते हैं मैकॉन की, ब्लड एगार, TSI और इतने ज़्यादा एगार्स। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मीडियम है दैट इज सेबरॉड एगार, ये स्टैंडर्ड मीडियम होता है फंगल कल्चर के लिए। इसके करेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को ये सप्रेस करता है ताकि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना हो, जस्ट फंगस की जो है वो ग्रोथ इनकरेज हो। इसके अलावा हम कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट होता है, ये कर रहे होते हैं, या फिर हम एलाइजा कर रहे होते हैं, IgM IgG के लेवल्स देख रहे होते हैं, तो हम एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ को जो है ना वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना इसका ओवरव्यू मैंने आपको वो कंप्लीट पढ़ा दिया, 2 वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने इसका ओवरव्यू कंप्लीट किया है। बाकी इंशाल्लाह जो है ना नोट्स मेरे सारे बने हुए हैं, इंशाल्लाह मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ना वो इसको भेज दूँगी। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एडेड नहीं है तो मुझे मेरे नंबर पर टेक्स्ट करें 033316416565, तो फिर मैं आपको जो है ना वो अपने गाइडलाइंस वाले ग्रुप में ऐड कर दूँगी। इंशाल्लाह माइकोलॉजी की गाइडलाइंस भी शेयर करती हूँ, और इसके सारे नोट्स भी शेयर करती हूँ, और लेक्चर्स के लिंक्स भी शेयर कर दूँगी अलॉन्ग विद टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।